नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे साथ में अहमदाबाद से बीजेपी के विधायक इस वक्त मौजूद हैं, जगदीश जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। जगदीश पटेल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जीत दर्ज की है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। पूरे गुजरात के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, एमपी हो या बिहार हो या गुजरात हो, सभी जगह नरेंद्र मोदी छा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भगवा छा गया है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। बिहार में उनकी एंट्री ऐसी हुई कि सीधे 21 सीटों के साथ इजाफा हो जाता है। एक बड़ी बढ़त बीजेपी बनाती है। वोटिंग परसेंटेज से लेकर सीट में इजाफा एक बड़ी अचीवमेंट है बिहार में। और यहां तक कि एनडीए की जीत का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को दिया जाना चाहिए, उसका श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए, तो वो खुद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का काम, विकास की यात्रा, वो सभी हमारे मतदारों ने एक्सेप्ट की है और उसको बरकरार रखते हुए पूरे बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी छा गए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल पर खुद अमित शाह का पूरा केंद्रित है। तो बारी अब पश्चिम बंगाल की है और वहां पूरा केंद्रित किया जा रहा है। तो किन खास मुद्दों के साथ में, क्योंकि देखिए अमित शाह की स्ट्रेटजी हमेशा से ही बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत लाने में कामयाबी रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया है कि बीजेपी ने जो सफलता का रथ शुरू किया वो अब थमता नहीं दिखता कभी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे आए हुए हैं, ये हिंदुस्तान का गौरव है। और अमित जी और माननीय मोदी साहब, इन दोनों की जोड़ी जो है पूरे विश्व के अंदर भारत को टॉप पर लाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। और ज्यादातर महद अंश से वो हमने भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और जहां तक बंगाल का सवाल है, अब बंगाल की बारी है और बंगाल के अंदर भी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, बिहार चुनाव में बात रोजगार की भी हुई और कोरोना के नाम पर सत्ता पक्ष को खूब घेरा भी गया कि सरकार ने सही इंतजामात नहीं किए, जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया और लोगों की फजीहत हो गई, लोगों को परेशानी हुई। लेकिन इस सबसे तर फिर भी जनता ने बहुमत एनडीए को ही दिया। आप क्या मानते हैं, बिहार के चुनाव में क्या कारगर रहा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, जिस कारण से बीजेपी ने इतनी बढ़त हासिल की और एनडीए सत्ता पर फिर से काबिज होने जा रही है? देखिए, पहले तो बिहार के अंदर देखना चाहिए, सालों पहले जंगल राज हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ में जो अलायंस है, वो अभी वहां रूलिंग कर रहा है। तो मतदारों ने देखा कि पहले के जमाने में क्या हो रहा था लालू के समय में, और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है, तो दोनों की तुलना की है। दूसरा, जहां तक सवाल है कोरोना का, आप पूरे विश्व के अंदर जो भारत देश ने, हिंदुस्तान में जो नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है, आपको पता होगा कि जो डेवलप कंट्री है वो भी कर नहीं पाई है। इतना इंतजाम कोरोना के दरमियान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उनने पूरे हिंदुस्तान के अंदर करके दिखाया है। और खास करके बिहार के लोगों को वो पसंद आया है। जगदीश जी, क्योंकि गुजरात का मॉडल कुछ इस तरीके से देश में पेश हुआ कि 2014 में एक बड़ा बहुमत हासिल होता है, प्रचंड बहुमत बीजेपी को हासिल होता है। गुजरात ने तरक्की की और गुजरात मॉडल को पेश किया देश में, तो देश ने भी स्वीकारा और उसी तर्ज पर आगे विकास की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम बनने से पहले कही थी। लेकिन गुजरात को फिर भी अभी और तरक्की की दिशा में कहां और आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, विकास जो है वो निरंतर, अविरत वो प्रोसेस है। आपने देखा होगा, कंप्यूटर का जमाना था, 278 कंप्यूटर हुआ करता था। उसके बाद में 278 आया, फिर पेंटियम आया। वो लगातार वो डेवलप करने वाली चीजें होती है। और देयर वाज नो कॉर्नर ऑफ साइंस, साइंस को कोई कॉर्नर नहीं होता है। तो जैसे जैसे गुजरात के अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो अब हमारी सोच है, हमारे वेस्टर्न कंट्री है जो डेवलप कंट्री है, उसके साथ में ताल मिलाने की जब बात होती है, पूरा गुजरात में तो 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी का शासन होते हुए हमने बहुत तरक्की की है और विकास मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो अब गुजरात के अंदर और एक डेवलपमेंट आगे जाएगा। अब आप देख रहे हो कि डिफेंस का हब गुजरात बन रहा है।
आप देखो स्पेस के अंदर गुजरात का बहुत काफी इन्वॉल्वमेंट है। आप कहीं भी आप देखो तो डेवलपमेंट की जब बात होती है तो जी। गुजरात के अंदर होती है, और गुजरात के अंदर इजी गोइंग बिजनेस है। हम्म। बिल्कुल स्मूथली बिजनेस कर रहे हैं लोग। और आपको पता होगा कि हमारे गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत बढ़िया है। हम्म। आप हमारे वहाँ नवरात्र में आप देखो तो 16-18 साल की बच्ची अपनी स्कूटी लेकर पूरे अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर घूम सकती है। इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इसलिए गुजरात का मॉडल छाया हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर यही इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। पहले तो नरेंद्र भाई कर रहे थे इधर, जी। आज खुद नरेंद्र भाई मोदी आज प्रधानमंत्री है, तो पूरा हिंदुस्तान अब वो वेल डेवलप कंट्रियों की लाइन में फर्स्ट सेकंड की रैंक में आने जा रहा है। अच्छा, इन चुनाव में बहुत ज्यादा एक और मुद्दा भी छाया रहा धारा 370 के साथ, वो था राम मंदिर का निर्माण। और राम मंदिर का निर्माण का जिक्र भी बार बार मंचों से होता रहा। तो क्या ये मानकर चलें कि आगामी दिनों में भी जो देश और प्रदेश की राजनीति रहेंगी उसमें राम मंदिर केंद्र रहेगा? देखिए, उसको अलग नजरिए से देखना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा जी। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत सालों सदियों से चल रहा था। आज तक किसी ने भी इतना स्मूथली सॉल्व नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के हमारा जब जब इलेक्शन आया तो हम लोगों ने बोला था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर कानून के अंतर्गत जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है वो दायरे में रह के बनना चाहिए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो करके दिखाया, जो बोले थे वो करके दिखाया, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये राम मंदिर का रिलीजन मुद्दा नहीं है। जो भी मुद्दा उठाया है उसको हम रिजल्ट तक ले गए हैं। मुद्दा ये है। अच्छा, क्योंकि आप लोग लगातार, जैसे आप खुद लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हैं और आपने वहाँ का जो संगठनात्मक कार्य प्रणाली है उसको बखूबी बहुत ही बारीकी से देखा है, क्योंकि आप उसी सिस्टम का एक हिस्सा हैं। संगठन तो बाकी के और भी हैं। बीजेपी ने अपने संगठनात्मक तौर पर जो विस्तार किया, जिसके कारण से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी, उसके लिए वो कौन सा फैक्टर आप मानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से संगठन आज यहाँ पर खड़ा है? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, तो वो ISO 9000 जस्ट लाइक चार चौकस, हमारे गुजरात में कहावत है कि जो चार चौकस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, चौकस जगह पे, चौकस टाइम पे, चौकस मकसद पर और चौकस व्यक्ति, ये चारों को इकट्ठा करके कोई भी संस्था हो, चाहे पॉलिटिकल हो, रिलीजन हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, या तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वो सभी लोग इस चार चौकस को, जिसको बोलते हैं ISO 9000, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर काम करते हैं तो हमारा जो बॉस होता है या तो हमारा जो जिसके पास जिम्मेदारी है उसको रन करने की, उसका जो कर्तव्य जो बनता है और उसका कहनी जो बनती है, वो दोनों के अंदर अंतर नहीं होता है। तो कार्यकर्ता उसी का जो भी स्पीच होता है उसको जो डिलीवरी करते हैं वो एक्सेप्टेंस मिलता है उसको। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेतागण हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसने जो भी प्रोग्राम हमको दिया है, जैसे हमारे वहाँ हम पेज प्रमुख तक की हमारे वहाँ जो सिस्टम बनी हुई है, तो ऊपर से जो भी आता है सीधा नीचे परकोलेट होता है और विद इन सेकंड हम लोग काम में लग जाते हैं। तो ये हमारी जो सिस्टम जो है, हमारा जो माइक्रो प्लानिंग है, हमारे जितने भी नेता जो भी हम काम देते हैं वो बिल्कुल एज लाइक ISO 9000 की तरह हम लोग काम करते हैं, और पार्टी विद डिफरेंट, यही हमारा ये काम है। और इस तरीके से वो कर्मठता लाना, वो ईमानदारी और 100% आपकी बातों को जो ऊपर से आ रही हैं, यानी जो नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व की ओर से बातें आ रही हैं, उनको एज इट इज ग्रैब करना, आत्मसात करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। चुन चुनकर अगर एक एक करके शख्स चुना जाए तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास अपार ऐसी संख्या है जहां पर कार्यकर्ता बड़ी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के तमाम बातों को, उनकी नीतियों को, उनके निर्णयों को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंत्योदय तक आपने विकास पहुंचाने का जिम्मा लिया है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अपने नेतृत्व से, अपने शीर्ष नेतृत्व से
कौन सा गुण आपने ग्रैब किया? हमारा नेतृत्व जो है वो पहले नेशन को एक्सेप्ट करते हैं, पहले नेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जी। फिर पार्टी आती है। दूसरे के वहां पहले पार्टी होती है, नेशन बाद में होता है। यही हमारा पार्टी विद डिफरेंट का ये नारा है। हमारा कोई भी देखिए, कोई पार्टी के साथ में कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। हमारे वहां नरेंद्र मोदी जी देखिए, उसके पहले अटल जी देख लीजिए, अडवाणी जी देख लीजिए, मुरली मनोहर जी जोशी देख लीजिए, हमारे गुजरात के अंदर भी आप देख लीजिए। तो हमारे वहां छोटा में से छोटा एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा जेनेटिकली ये स्वभाव है कि हम लोग जिसके पास मेरिट है काम करने का, राष्ट्र के प्रति उसका जो न्योछावर करने का, राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने का जज्बा रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। जी। और इस शीर्ष नेतृत्व जो है यही हम लोगों को नीचे तक पहुंचाता है। और यही हमारा कमिटमेंट जो है, हमारा पार्टी का जो पदाधिकारी होता है कुछ बनने के लिए नहीं आता है, एक सैद्धांतिक आता है, पॉलिसी मैटर के साथ में आता है। कुछ बनना है, कुछ लेना है, ऐसे नहीं आता है। ये राष्ट्र के प्रति हमारी क्या कर्तव्य निष्ठा बनती है जी। वो सोच के आता है। इसीलिए पार्टी विद डिफरेंट और हमारे पूरा विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम लोग जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है वो हम नीचे तक पहुंचाते हैं और उसका रिजल्ट 100% हम लोग लेते हैं। अच्छा जगदीश पटेल जी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एक और एक बन के 11 बन जाते हैं। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन जाते हैं और दोनों के अपने व्यक्तित्व की अपनी अपनी खासियतें हैं। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, तो वक्ता प्रधानमंत्री मोदी से कोई बेहतरीन नहीं, नेतृत्व कुशलता उनसे कोई बेहतरीन कर नहीं सकता। ये बार बार उनके लिए कई रिपोर्ट्स भी कहती नजर आती हैं। तो उनकी काबिलियतों से मैं, क्योंकि ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लगातार करीब उनके साथ में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप अपने जो नेतृत्व के लोग होते हैं उनके साथ काम करते हैं तो उनके जो व्यक्तित्व की कुछ खासियतें होती हैं वो भी अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं। तो दोनों की कोई ऐसी खासियत है जो आपने आत्मसात की हो अपनी जिंदगी में? बिल्कुल आपने सही बताया, एक सिक्के की दो बाजू है। राम और श्याम बोलिए आप, राम और कृष्ण बोलिए आप। नरेंद्र मोदी जी राम है तो अमित जी कृष्ण है। उनकी दोनों जोड़ी जो है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को रन कर रही है और बहुत बखूबी और रन कर रही है। दोनों को काम करने की अलग अलग स्टाइल है। हमारे मोदी जी जो है वो बिल्कुल बिछड़ा हुआ, अंत के अंदर रहा हुआ हमारा मतदार है, हमारा सिटीजन जो है उसको कैसे हम उसको मदद पहुंचा है, ये पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो हमें सिखाता है। और अमित जी है जो पॉलिटिकल साइंस हम लोगों को पार्टी रन करने के लिए, जनता जनार्दन के बीच में जाने के लिए हमें कैसे जाना चाहिए वो सिखाते हैं। और दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, जब भी कोई काम लेके हमारा मतदार आता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास भगवान ने किसी को भेजा है, हम इसके लायक है कि कोई हमारे पास काम करवाने आते हैं, तो हम उसको बहुत सहज स्वीकारते हैं और उसको नतीजा तक, उसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं। दोनों सीख हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व के पास हमने सीखा है। अच्छा, एक और खासियत भी है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास है, वो है जनता की नब्ज को बखूबी टटोलना और फिर उस नब्ज को सही से पकड़ना। क्योंकि चुनाव के दौरान में जिन मुद्दों की बात की जाती है और जिन मुद्दों को छेड़ा जाता है वो मुद्दे लोगों के दिलों पर राज करते हैं और आप लोगों की प्रचंड बहुमत देखने को मिलता है। बिहार चुनाव के दौरान देख लीजिए, एक बार चलिए वो तो ईवीएम का रोना फिर से विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले जब विपक्ष कोस रहा था कि बेरोजगारी के नाम पर घेर रहा था, कोस रहा था कि आपने कोरोना के टाइम पर तैयारियां नहीं की, कोस रहा था कि आपने जो राज्य के विकास की बात की थी उस राज्य के विकास को आप मुख्य रूप से पूरा कर नहीं पाए, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना और जनता के बिल्कुल मन की बात को करना गेम चेंजर हो गया। देखिए, विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। अगर उनको करना था तो बहुत साल उन लोगों को मिला है और एक ही फैमिली को मिला है। तो ये वो याद करिए आप कि पहले आप यूरोपियन कंट्री में जाते या विश्व के कोई भी कंट्री में जाते तो कटरवा लेके जाते थे। आज हमारा ये स्टेटस रहा कि हम दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मोर देन 40 कंट्री को हमने ये कोरोना के समय पे दवाइयाँ दी है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम इतना डेवलप हो चुके हैं
और इतना हमारा देश का गौरव बढ़ गया है। तो ये बिहार की जब बात होती है तो उनके पास जंगल राज जो है उनके लिए हम क्या कहें, उनके लिए क्या हम समय बिगाड़े। हमें तो लोगों का काम करना है, जो हमारे पिछड़े हुए वर्ग है, अंत में जो भी है हमारा मतदार, उसके लिए काम करना है। और हमारा सर्वोपरि ये भी है कि आप देख रहे हो कि आज एक भी ऐसा विश्व में राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है कि जब हमारा कोई एक लॉन्चर 123 छोटे मोटे लॉन्च एक ही लॉन्चिंग में सैटेलाइट लेके लॉन्चिंग कर रहा है। ये हमारे साइंस की बड़ी उपलब्धियां है। पहले क्या ऐसा बना था क्या? हम फर्स्ट सेकंड रैंक के अंदर आ गए हैं। इस टाइप की जब हमारी भूमिका रहती है तो छोटी छोटी बातों के अंदर हम समय नष्ट नहीं करते हुए हमारे राष्ट्र का कल्याण क्या है, हमारे राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है और ये देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वही हमारे नजर के सामने होता है। छोटी मोटी बातें तो अपोजिशन वाले का काम है, करते रहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे पप्पू भाई बोलते हैं कि हम ऐसा मशीन बनाएंगे कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। ऐसी फनी बात को हम क्यों इतना तवज्जो दें? चलिए, लेकिन वो फेक वीडियो था। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हमारे साथ में। देखिए, बीजेपी को इस वक्त बढ़त मिली है और बीजेपी ने एक बार फिर से साबित किया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर चढ़ते हैं तो वोट ईवीएम में कैद होते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।